हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, जो कि पॉलिटिकल साइंस के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक में चैप्टर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजर टॉपिक है। ओके, एंड इट इज एक्चुअली अ सब टॉपिक, लेकिन कई बार इसमें से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी कवर हुए हैं। ओके, तो आइए आज इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, और साथ ही साथ इस टॉपिक से 1 मार्क्स के किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम देख लेंगे, कहां कहां से 1 मार्क्स को ये कवर कर सकता है। 6 मार्क्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका ऑर्गन्स ऑफ द यूएन एंड इट्स फंक्शंस। आपको मेजरली पूरी तरह से मेंशन करने के लिए बोला जाता है 2 फंक्शंस ऑफ द ईच ऑर्गन्स, राइट। तो आइए पहले कंप्लीट करते हैं अबाउट दिस टॉपिक, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन यहाँ से कवर हो एग्जाम के लिए वो कंप्लीट हो पाए। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द यूएन आर देयर। अगर हम बात करें अबाउट द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, तो देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। अगर क्वेश्चन आए दैट हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन आर देयर, तो देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, और जितने भी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन जो है दे हैव अ स्पेसिफिक रोल है उनका, एंड दे हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन, और हर एक के फंक्शन को हम सेपरेटली अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं आखिर इन प्रिंसिपल ऑर्गन्स के फंक्शंस को कहां पर मेंशन किया गया है, तो डेफिनेटली दैट इज मेंशन इन यूएन चार्टर। ओके, ये जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उनके फंक्शंस को कहां पर मेंशन किया गया है, these are mentioned in the UN Charter। तो अब सबसे पहले about the 6 principal organs of the UN। The 6 principal organs of the UN, number 1 is what? That is the Security Council, जिसे हम actually कहते हैं United Nations Security Council। Then comes UN General Assembly, right? Then comes UN General Assembly, and the third one is what? That is the Secretariat। फोर्थ प्रिंसिपल ऑर्गन क्या है? दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिफ्थ, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे हम शॉर्ट में इकोसॉक कहते हैं। एंड द सिक्स्थ वन दैट इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है इनके नाम आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, दैट देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, और उन्हें याद कीजिएगा। ओके, अब चलते हैं, पहला तो है आपका द मोस्ट वाइटल, दैट इज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अब बात करते हैं डिटेल में अबाउट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? आपका क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो अगर हम बात करें यूएन का प्राइमरी फंक्शन, so that is the primary function of the United Nations Security Council, that is maintenance of what? Maintenance of international peace and security। प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, जिसके लिए एक्चुअली यूएन बना है। अब बात करते हैं अबाउट इट्स कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में एक्चुअली हम पढ़ेंगे इनके मेंबर्स के बारे में। तो अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के बारे में हम डिस्कस करें, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 टाइप्स ऑफ मेंबरशिप है। यहाँ 2 टाइप्स ऑफ व्हाट? 2 टाइप्स ऑफ मेंबरशिप है। किसमें 2 टाइप्स ऑफ मेंबरशिप है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 टाइप्स ऑफ मेंबरशिप है। पहला मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया है दैट इज व्हाट? परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स। ओके, तो 2 टाइप्स ऑफ मेंबरशिप है, पहला आपका परमानेंट मेंबर, दूसरा आपका नॉन परमानेंट मेंबर। अगर हम बात करें अबाउट परमानेंट मेंबर्स की, तो देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स, एंड हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स? तो देयर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। ओके, परमानेंट मेंबर्स को P5 शॉर्ट में, एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर। अब बात करते हैं व्हाट? ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, तो विच कंट्रीज आर द परमानेंट मेंबर्स? तो परमानेंट मेंबर्स में आपके यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 2 आपका रशिया, पहले ये यूएसएसआर था एंड रशिया बिकम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर,
और ये एमसीक्यू कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। नेम ऑफ द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, तो रशिया ने सारी ट्रीटीज जो है यूएसएसआर के बदले में साइन किया था, एंड रशिया होल्ड द परमानेंट सीट of the USSR and Russia become the successors of what? So Russia become the successor of what? Russia become the successor of USSR and it hold the permanent seat of USSR का जो UN Security Council में, that is actually given to Russia. Now third is what? Third is United Kingdom. Fourth is फ्रांस एंड फिफ्थ इज चाइना एंड दे पोजेस वीटो पावर। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स जो है दे होल्ड वेटो पावर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वेटो पावर? वीटो पावर का मतलब होता है एक्चुअली नेगेटिव वोट। अब ये नेगेटिव वोट क्या काम करता है भाई? तो ये नेगेटिव वोट का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि वोटिंग हो रही है और किसी एक रेजोल्यूशन को, किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी को इन 5 में से कोई एक परमानेंट मेंबर जो है वो डिसलाइक कर रहा है, वो उससे नाखुश है, तब वो क्या करेगा? नेगेटिव वोट देगा ना। और जैसे ही वो नेगेटिव वोट अगर देता है, अपना वेटो पावर यूज करता है, जिसका मतलब ये है कि वो रेजोल्यूशन वहीं पर स्टॉप हो जाता है, ठीक है, फिर उस पर आगे काम नहीं होगा जब तक वो एग्री नहीं होगा, राइट। तो ये हो गया आपका वेटो पावर। अब बात करते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स की। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट हु इलेक्टेड द नॉन परमानेंट मेंबर्स। हाँ, लेकिन अब आप बोलोगे मैम परमानेंट मेंबर्स को, तो भाई परमानेंट मेंबर जब से यूएन बना है ना, तब से ये 5 कंट्रीज को परमानेंट मेंबरशिप दिया गया, क्योंकि दे वर द विक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड वार 2 एंड दे वर द मोस्ट पावरफुल कंट्री एट दैट टाइम, सो दैट्स व्हाई दे हैव गिवन द परमानेंट सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, अब बात करते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स की। तो हु इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर्स? तो ये भी क्वेश्चन आप लिख लेना, हु इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो भाई नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट करने का काम कौन करता है? जनरल असेंबली इलेक्ट करता है, राइट। जनरल असेंबली नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट करता है। अब बात करते हैं अबाउट द टेन्योर ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर। अब परमानेंट मेंबर का टेन्योर तो फिक्स है, वो तो हमेशा ही रहेंगे, उनको वहां से कोई नहीं रिमूव कर सकता। लेकिन जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है, जिनकी सीट 10 है, यानी कि 10 कंट्रीज है, तो इनका टेन्योर यानी इनका टर्म्स होता है आपका 2 ईयर का टर्म होता है। एंड दे रिप्रेजेंट, अब इनका जो सिलेक्शन है किस बेसिस पर होता है? दे रिप्रेजेंट ऑल कॉन्टिनेंट्स एंड डू नॉट हैव वेटो पावर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने भी कॉन्टिनेंट है उनको रिप्रेजेंट करते, कोशिश ये होती है कि हर कॉन्टिनेंट से मेंबर्स होने चाहिए, राइट। और ये कितने साल के लिए होते हैं अपॉइंट? ये इलेक्ट होते हैं 2 इयर्स के लिए होते हैं, बट इमीडिएटली दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। ओके, यानी कि अगर उनका टेन्योर 2 साल का खत्म हो गया, उसके बाद अगर हम बोले कि फिर से वही कंट्री जो है नॉन परमानेंट मेंबर के सीट पे री इलेक्ट होकर आ जाए, तो ये इमीडिएटली नॉट पॉसिबल, बाद में होगा लेकिन इमीडिएटली नहीं होगा। और क्वेश्चन क्या है? that who elect the member, a non-permanent member of the UN Security Council? So answer is what? General Assembly. And what is the most major difference between permanent and non-permanent member? So permanent member having their permanency and they have the veto power. On the other hand, non-permanent member, they are elected only for the 2 years. They do not have any veto power. Okay, they don't have any veto power. तो ये था about the मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब बात करते हैं अबाउट द की फीचर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आखिर इसके की फीचर्स क्या है? तो नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फीचर इज व्हाट? इट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल द यूएन मेंबर स्टेट, राइट। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो डिसीजन होगा दैट इज बाइंडिंग ऑन व्हाट? बाइंडिंग ऑन ऑल द यूएन मेंबर स्टेट। वेटो पावर, अब मैंने ऑलरेडी बताया कि इसके पास वेटो पावर्स है। अलाउस एनी P5 मेंबर, एनी P5 मेंबर मींस व्हाट? एनी परमानेंट मेंबर, राइट। वेटो पावर जो है अलाउ करता है एनी परमानेंट मेंबर टू व्हाट? टू ब्लॉक अ सब्सटेंसिव रेजोल्यूशन,
रिगार्डलेस ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट। हो सकता है इंटरनेशनल लेवल में सपोर्ट हो, लेकिन अगर किसी एक परमानेंट मेंबर को वो पसंद नहीं आया तो वहीं पर वो ब्लॉक हो जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और क्या काम करता है? मैंडेट करता है पीस कीपिंग ऑपरेशन, ओके, एंड इम्पोज सैंक्शंस, राइट, एंड ऑथोराइज द यूज ऑफ फोर्स। की अगर मान लो कि किसी युद्ध को रोकने के लिए अगर हमें फोर्स का यूज करना है तो इसके लिए कहां से जो है आपको फुल प्रूफ सपोर्ट मिलना चाहिए, सहमति मिलनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और ऑलरेडी हमने प्राइमरी फंक्शन क्या है वो भी देखा है, दैट व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर आपसे पूछा जाए मेंशन इन टू फंक्शंस ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो आपका पहला आंसर यहां से आप लिख सकते हैं, दैट इज नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सेकंड ये क्या का आप लिख सकते हैं, सेकेंड आप यहां से लिख सकते हैं, इट कैन मैंडेट पीस कीपिंग ऑपरेशन, इम्पोज सैंक्शन एंड ऑथराइज व्हाट, ऑथराइज द यूज ऑफ फोर्स। ओके, so this is about the two functions of the UN Security Council. Okay. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, जब भी आप आंसर लिखे, मैं हर वीडियो में बार बार बोल रही हूँ कि आप पॉइंट को मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई में जितना अच्छे से आप पॉइंट वाइज मेंटेन करेंगे अपने आंसर को, उतना अच्छा आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि वो नीट एंड क्लीन होता है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है उससे, राइट। तो उसको मेंटेन कीजिएगा। अब चलते हैं नाउ अबाउट द जनरल असेंबली। तो अब ये जनरल असेंबली क्या है? तो भाई जैसे किसी कंट्री का पार्लियामेंट होता है ना, जहां पर डिबेट होता है, डिस्कशंस होता है कंट्रीज के मेजर इश्यूज को लेकर, तो इंटरनेशनल लेवल में ऐसा ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है बाय दिस यूएन जनरल असेंबली। ठीक है, तो यूएन जनरल असेंबली का प्राइमरी फंक्शन क्या है? इट इज डेलिब्रेटिव, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन। तो आपका यहां से क्वेश्चन बनता है, मेंशन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। तो आप क्वेश्चन लिख के रखिएगा, व्हाट दैट इज द प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ व्हाट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। ओके, यहां से और क्वेश्चन बनेगा, नेम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। आप लिख लिख कर रखिए सारे क्वेश्चन। रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन of the UN, name of the representative organ of the UN, that is the General Assembly. And primary function is what? That is deliberative function, policy making and representative organ है। तो representative organ है तो definitely deliberations and discussions होगा ही। Now next question यहाँ से बनेगा, that how many members are there in the UN General Assembly, right? तो UN General Assembly में कितने मेंबर्स है? 190 मेंबर्स आर देयर इन द UN General Assembly। अगर आपसे नॉर्मली भी पूछा जाए दैट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द UN, देयर आर 190 members. And what about the voting of each member? तो each member having one vote. Okay? हर कंट्री का एक एक वोट होता है। एंड कितने कंट्रीज इसके मेंबर है? 193 कंट्रीज, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल द इंडिपेंडेंट नेशंस आर द मेंबर ऑफ द यूएन जनरल असेंबली और द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, now talking about what? Now we are going to talking about what? The key features of what? Key features of UN जनरल असेंबली। तो की फीचर्स में सबसे पहले क्या है? इट इज रिलेटेड विद डिबेट एंड डिस्कशन। तो अब यहाँ पर हमने बात किया कि यूएन जनरल असेंबली इज लाइक द पार्लियामेंट ऑफ एनी कंट्री। तो पार्लियामेंट में हम डिस्कस करते हैं अपने कंट्रीज के एजेंडाज को। तो यहाँ पर किस मुद्दों को डिस्कस करेंगे, किन मैटर्स को डिस्कस करेंगे, किस पर डिबेट होगा? तो डिबेट यहाँ पर होगा आपका ग्लोबल इश्यूज पर, राइट। यहाँ डिबेट किन मुद्दों को लेकर होगा? यहाँ डिबेट होगा आपका ग्लोबल इश्यूज को लेकर के। ओके, एंड मेजर डिसीजन फॉर एग्जांपल
ऑन पीस एंड सिक्योरिटी। एक्चुअली पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए यूएन बना एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, तो मेजर डिसीजन अबाउट व्हाट, मेजर डिसीजन अबाउट पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर मेजर डिसीजन, कौन से नए कंट्रीज को मेंबर बनाना है, ये सारा डिस्कशन जो है आपका कहां पर होगा, ये होता है यूएन जनरल असेंबली में, और ये यूएन जनरल असेंबली का काम भी है। ओके, और अगर मान लो कोई मैटर पे अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो उस पर वोटिंग किस तरह से होगी, किस तरह के बेसिस पर हम उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे। मान लीजिए कि कोई नए कंट्री को इसमें आपको इंक्लूड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो भाई इसके लिए 2/3 जो है आपको मेजोरिटी का सपोर्ट होना पड़ेगा, राइट। अगर 2/3 मेजोरिटी का सपोर्ट होगा तो वो पर्टिकुलर जो नया कंट्री अगर इसका मेंबर बनना चाहता है तो उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। ओके, तो यानी अगर आपका पीस एंड सिक्योरिटी का मुद्दा है और अगर मान लीजिए न्यू मेंबर्स के एडमिशन का मैटर है तो 2/3 मेजोरिटी, यानी कि अगर जब भी हम बात करते हैं 2/3 मेजोरिटी, इसका मतलब होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी का मतलब होता है स्पेशल मेजोरिटी, बट देयर इज ऑल्सो सिंपल मेजोरिटी का भी प्रोविजन है। सिंपल मेजोरिटी किस पर, जो नॉर्मल इश्यूज है, जो नॉर्मल मुद्दे हैं, जो बहुत वाइटल नहीं है बहुत ज्यादा, तो वो सिंपल रेजोल्यूशन से भी हम उसको पास कर सकते हैं यूएन में। ओके, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कि अगर यूएन ने जो डिसीजन लिया तो क्या वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को मानना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट में जो भी पॉलिसीज होती है उसको तो सबको मानना पड़ता है ना। अगर हमारे लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास हो जाता है, यानी कि हमारे पार्लियामेंट से बिल पास होकर के लॉ बनता है, तो पूरे कंट्री में इंप्लीमेंट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कोई पॉलिसी पास होती है तो क्या वो पूरे वर्ल्ड में इंप्लीमेंट होगा, क्या पूरे वर्ल्ड के हर कंट्रीज को उसको मानना पड़ेगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रेजोल्यूशंस आर नॉट बाइंडिंग। इसके जो रेजोल्यूशंस है दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन मेंबर स्टेट, ये केवल रिकमेंडेशंस है, मतलब एक तरह का गाइडलाइन है, एक तरह का सजेशंस है कि आप भाई ये काम कर सकते हो और इस तरह से आप काम करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, दे आर जस्ट द सजेशंस फॉर द वेलफेयर स्टेट। गुड गवर्नेंस लाने के लिए ये केवल सजेशंस है, ये तो मैंडेटरी नहीं है ना कि गवर्नमेंट को इसको इम्पोज करना ही पड़ेगा। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जो है इसको इम्पोज करना है, they are justiciable, but directive principles of state policy they are not justiciable, they are just merely a recommendation, right, merely a recommendation, merely a suggestions to the state। in the same way यूएन जनरल असेंबली में जो पॉलिसीज पास होते हैं, जो भी रेजोल्यूशन आता है, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन मेंबर स्टेट, दे आर जस्ट द रिकमेंडेशंस। अब आप बोलोगे मैम ये रिकमेंडेशन है तो फिर इसका क्या मतलब है, तो भाई इसलिए मतलब है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया ताकि वर्ल्ड के जो भी मुद्दे उसको हम डिस्कस कर पाए। लेकिन जितनी भी कंट्रीज यहाँ पर ज्वाइन कर रही है दे आर सोवरेन इन नेचर ना, वो तो अपने आप में सुप्रीम है, दे आर एलिजिबल, दे आर अलाउड टू टेक देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर देयर, उनके खुद के बेसिस पर इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन वो खुद लेंगे, तो उन पर हम कोई डिसीजन थोप नहीं सकते हैं। हाँ, हम उनको सजेशंस दे सकते हैं, मानना नहीं मानना उनकी मर्जी है। तो इसीलिए क्योंकि वो सोवरेन नेशन है, हम उसके डिसीजन पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं लगा सकते हैं कि यूएन जनरल असेंबली में ये पर्टिकुलर मुद्दा पास हुआ, भाई आप इसको मान लीजिए। नहीं, अगर ऐसा होता तो भाई फिर रशिया यूक्रेन पर ऊपर अटैक करना बंद कर देता है, आज इतने बड़े बड़े जो युद्ध हो रहे हैं वो रुक जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि आपको मानना ही पड़ेगा। अगर बाइंडिंग हो जाए तो फिर यूएन सबसे बड़ा हो जाएगा और ये कंट्रीज जो है इसके अंडर कंट्रोल में आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर, तो दिस इज आल्सो द फंक्शन
राइट, कि आप ये भी आप यूएन जनरल असेंबली के फंक्शन में ऐड कर सकते हैं। इट इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर बॉडीज ऑफ द यूएन। ओके, तो आई होप कि जनरल असेंबली का ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नाउ द सेक्रेटेरिएट। अब सेक्रेटेरिएट क्या है भाई? तो सेक्रेटेरिएट इज व्हाट? इट इज द इंटरनेशनल सिविल सर्विस ऑफ द, जो आपका सेक्रेटेरिएट है, इट इज द इंटरनेशनल सिविल सर्विस। जैसे कि आईएएस आईपीएस इंडिया में यूपीएससी का एग्जाम देकर जाते हैं, लेकिन यह एग्जाम नहीं देना है, यहाँ पर इंटरनेशनल सिविल सर्विस दैट इज द प्राइमरी आपका सेक्रेटेरिएट का ऑफ द यूएन एंड इट कैरीज आउट। ये क्या करता है? इट कैरीज आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नेम ऑफ द ऑर्गन दैट कैरीज आउट डे टू डे वर्क ऑफ द यूएन। क्योंकि हर दिन तो यूएन की असेंबली नहीं बैठेगी ना, हर दिन जनरल असेंबली का तो सेशन नहीं होगा ना, तो फिर उसके काम को कौन करेगा? तो उसके काम को करेगा द यूएन सेक्रेटेरिएट। डे टू डे वर्क को कौन करता है यूएन का? यूएन सेक्रेटेरिएट। एंड नेम ऑफ द ऑर्गन विच इज नोन एज द इंटरनेशनल सिविल सर्विस दैट इज द यूएन सेक्रेटेरिएट। अब बात करते हैं इसकी कॉम्पोजिशन की। तो इट इज हेडेड बाय होम? दिस यूएन सेक्रेटेरिएट हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल Antonio Guterres, the 9th Secretary General and the present Secretary General of the UN. Okay, तो ये जो है कैसे काम करता है? Who is headed the Secretariat? Secretariat is headed by the Secretary General. Now question comes that who appoints the Secretary General of the UN? तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो यूएन सेक्रेटरी जनरल इज एक्चुअली अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली। तो फिर से ये एक अनदर फंक्शन आपका यूएन जनरल असेंबली का यहाँ से भी ऐड हो गया, दैट यूएन जनरल असेंबली जो है अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल, राइट, अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल on what basis? On the recommendation of the Security Council। किसके रिकमेंडेशन पर? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर। ये नहीं कि यूएन जनरल असेंबली अकेले डिसीजन ले लेगा, राइट। तो यूएन जनरल असेंबली अपॉइंटेड द सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर हाउ मेनी इयर्स? यानी यहाँ पर आपका बनता है इनका टेन्योर कितना होता है, सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर कितना होता है? तो सेक्रेटरी जनरल जो है 5 इयर्स के लिए अपॉइंटेड होते हैं। ओके, सेक्रेटरी जनरल 5 इयर्स के लिए अपॉइंटेड होते हैं। एंड ये जो टर्म है, दिस टर्म इज रिन्यूएबल टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। द सेक्रेटेरिएट, ये जो सेक्रेटरी जनरल का जो टर्म है, दैट इज रिन्यूएबल टर्म। यानी कि अगर आप 5 साल के बाद फिर इलेक्शन में आपको, मान लीजिए 5 साल के बाद में अगर जनरल असेंबली ने कंटिन्यू करना चाहती है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि एंटोनियो गुटेरेस का ये सेकंड सेशन चल रहा है, राइट। तो ही री एलिजिबल फॉर रिन्यूएबल टर्म, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन काम करते हैं सेक्रेटेरिएट में। तो सेक्रेटरी जनरल तो हेड है। जैसे कि लोकसभा को चलाने के लिए आपके कौन चाहिए? लोकसभा को चलाने के लिए स्पीकर, राज्यसभा को चलाने के लिए चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, दैट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक इस तरह से सेक्रेटेरिएट को चलाने के लिए सेक्रेटरी जनरल की जरूरत होती है। इसके अलावा इट इंक्लूड्स thousands of international staff members worldwide, ठीक है, thousands of staff member, international staff members worldwide, इसीलिए इसे इंटरनेशनल सिविल सर्विस कहा गया है। ओके, इसलिए इसे इंटरनेशनल सिविल सर्विस कहा गया है। अब बात करते हैं की फीचर्स की, दैट सर्विसेज द अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स, कि आखिर ये किसके लिए काम करता है, क्या काम होता है। तो भाई सेक्रेटेरिएट क्या करता है, सर्विसेज द अदर प्रिंसिपल ऑर्गन एंड एडमिनिस्टर व्हाट द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी, यानी कि जनरल असेंबली जो भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज आते हैं उसको एडमिनिस्टर करने का काम कौन करते हैं, उसको एडमिनिस्टर करने का काम जो है वो आपका
सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में होता है, सेक्रेटरी जनरल के अंडर लीडरशिप में होता है। एंड द सेक्रेटरी जनरल इज व्हाट? इज द ऑर्गेनाइजेशंस चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो हु इज द, अब यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन नहीं पूछेगा, हु इज द, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, हु इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव, हु इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर of the UN, who is the chief administrative officer of the UN। आपका आंसर क्या होगा? सेक्रेटरी जनरल। द सेक्रेटेरिएट मत लिख लीजिएगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सेक्रेटरी जनरल होगा। ओके, एंड अ की डिप्लोमेटिक फिगर हु कैन ब्रिंग ग्लोबल इश्यूज टू द अटेंशन। ये आपके मेन डिप्लोमेटिक फिगर होते हैं यूएन के, जो कि ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल अफेयर्स को यूएन जनरल असेंबली के सामने लेकर आते हैं, डिबेट एंड डिस्कशन में शामिल होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे आईसीजे कहा जाता है। अब आप पूछोगे मैम ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है भाई? तो ये आपका प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। नेम ऑफ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन, दैट इज व्हाट? दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये इंटरनेशनल लेवल में कोर्ट है। अगर मान लो वर्ल्ड के दो कंट्रीज के बीच में किसी मुद्दे को लेकर के डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो कहाँ जाएंगे? वो अपने अपने कंट्रीज के सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जाएंगे। तो इंटरनेशनल लेवल में भी एक कोर्ट है जिसे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है सेटल करना लीगल डिस्प्यूट। ये क्या करता है? आईसीजे जो है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लीगल डिस्प्यूट्स को सेटल करता है। अब किसके बीच के लीगल डिस्प्यूट को सेटल करता है? बिटवीन मेंबर स्टेट एंड गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन। एडवाइजरी ओपिनियंस देते हैं, राइट। उसके बाद कंपोजिशन, अब बात करते हैं आखिर यहाँ पर कितने जजेस होते हैं? तो 15 जजेस होते हैं। ओके, तो हाउ मेनी जजेस आर देयर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इन स्टेटमेंट को अच्छे से कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो ये पॉइंट आप बना लीजिएगा। तो 15 जजेस इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी इयर्स? दे आर इलेक्टेड फॉर 9 years। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है पहले भी। ओके, 15 जजेस एंड इलेक्ट फॉर हाउ मेनी इयर्स? इलेक्टेड फॉर 9 years। एंड टर्म्स बाय बोथ द जनरल असेंबली, जो है आपका 9 year टर्म्स, किस कौन अपॉइंट करता है? हु अपॉइंट दी जजेस? अब इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो डेफिनेटली भाई यूएन का जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों मिलकर के अपॉइंट करते हैं। कितने साल के लिए अपॉइंट करते हैं? 9 years के लिए अपॉइंट करते हैं। नाउ व्हाट आर द की फीचर्स? तो सबसे पहले यहाँ पर की फीचर्स में लिखिएगा हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट। हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है आपका द हेग, नेदरलैंड। कहाँ पर है? द हेग, नेदरलैंड। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पर कौन पिटीशन फाइल कर सकता है? तो यहाँ पिटीशन फाइल करेंगे जो यूएन जनरल असेंबली के मेंबर स्टेट्स है, वो यहाँ पर पिटीशन फाइल कर सकते हैं। नॉट इंडिविजुअल, हम नहीं कर सकते कि एज एन इंडिविजुअल अगर मान लो हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके पिटीशन फाइल करें तो नहीं कर सकते हैं, राइट। हम पिटीशन फाइल नहीं कर सकते एज एन इंडिविजुअल, हम नहीं जा सकते हैं। ओनली स्टेट्स, ओनली द कंट्रीज, okay, only the countries can bring cases to the court and participation by member state is what? अगर हम बात करें कि इसमें participation क्या compulsory है? No, it is voluntary in nature। participation by member state is voluntary, but decisions, लेकिन अगर decisions आएंगे are binding if a state agrees to the
कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन। अगर स्टेट जो है कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से एग्री करता है तो उसको माननी पड़ेगी बात, राइट। अगर डिस्प्यूट प्रूफ हो गया कि कौन गिल्टी है कौन नहीं है तो भाई फिर उनको उनकी बात भी माननी पड़ेगी। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टिसिपेशन बाय द मेंबर स्टेट वॉलेंटरी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, इट इज द फिफ्थ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन, दैट इज इकोसोक, यानी कि द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्राइमरी फंक्शन क्या है? आखिर ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या है? क्योंकि आप अधिकतर यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इनके बारे में बात करते हैं। तो भाई ये जो इंटरनेशनल लेवल के जो पॉलिटिकल मैटर्स है ना, वो आपका यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, पीस कीपिंग को लेकर के, वार को लेकर के बहुत मेजर डिस्कशन यहाँ पर होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर के, सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के, कल्चरल डिफरेंसेस को लेकर के, तब यहाँ पर कौन काम करता है? तो दैट इज इकोसोक, यानी द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूएन। तो इट कोऑर्डिनेट व्हाट? द इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क। ये क्या करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो विच ऑर्गन ऑफ द यूएन coordinate the economic and social work of the UN? It is Economic and Social Council and it is specialized agencies and fund. ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन कितने? हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स? यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द इकोसॉक? तो हाउ मेनी मेंबर? देयर आर 54 मेंबर स्टेट्स, राइट। तो अलग अलग तो आपका ऑर्गन से अलग अलग मेंबर्स। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अगर टोटल मेंबर पूछे तो 15 है। टाइप ऑफ मेंबरशिप कितने हैं? 2 है। पहला आपका परमानेंट 5 है, नॉन परमानेंट 10 है। यूएन जनरल असेंबली 193। सेक्रेटेरिएट वो यूएन का सिविल सर्विस है, राइट, वहां पर सेक्रेटरी जनरल हेड होता है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा? उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 15 जजेस देखे। अब बात करते इकोसॉक। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 15 मेंबर स्टेट होते हैं एंड ऑल दीज मेंबर स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय अगेन द जनरल असेंबली, राइट। जितने जनरल वर्क है ना वो सारे जनरल असेंबली में होते हैं, समझ लीजिए। तो जनरल असेंबली फॉर ओवरलैपिंग 3 years। तो अब यहाँ पर टेन्योर कितना है? अगर इकोसॉक में टेन्योर देखे तो यहाँ पर 3 years होता है। टर्म एंड सीट्स आर बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इनके सीट ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर बेस होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो कोऑर्डिनेट करता है इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क। नाम में काम दिख गया आपको, राइट। तो कोऑर्डिनेट करता है इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क ऑफ द यूएन एंड इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, फंड को भी, एजेंसीज और फंड्स को भी देखता है। ओके, इसके अलावा कितने मेंबर्स होंगे यहाँ पर? 54 मेंबर्स। कौन अपॉइंट करता है? जनरल असेंबली। कितने इयर्स के लिए? 3 साल के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट मिला 3 साल। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की फीचर्स क्या है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इट सर्व एज द सेंट्रल फोरम फॉर डिस्कसिंग व्हाट? तो जैसे मैंने आपको बोला, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली, वो आपके पॉलिटिकल मैटर्स, डिप्लोमेटिक मैटर्स को देखता है। तो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज को देखने का काम जो है वो कौन करता है? वो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करता है। ओके, यानी आपका इंटरनेशनल लेवल में इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज का प्रॉब्लम अगर कुछ हो, डिस्कशन हो, वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में होता है एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी रिकमेंडेशन। इसके अलावा ये कई सारे फंक्शनल कमीशंस को भी जो है उसके भी एक्टिविटीज को चेकआउट करता है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, इसके अलावा स्टेटस ऑफ वुमेन and regional commissions को, and it work closely with a wide range of NGO, राइट, जो इंटरनेशनल लेवल में काम करते हैं। ऐसे एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के जो है साथ में मिलकर के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल काम करते हैं। नाउ द ट्रस्टीशिप काउंसिल, दिस इज द 6th प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन। तब बात करते हैं अबाउट द ट्रस्टीशिप काउंसिल।
और ये ट्रस्टीशिप काउंसिल का प्राइमरी फंक्शन क्या था, क्यों मैं बोल रही हूँ था, बिकॉज नाउ ट्रस्टीशिप काउंसिल तो है, अब ये खत्म हो चुका है, ये वाइंड अप हो चुका है, क्योंकि इसका जो मेन पर्पस था दैट वाज ओवर, सो दैट्स व्हाई। तो अभी डिस्कस करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। प्राइमरी फंक्शन वाज टू एस्टैब्लिश टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, वाज एस्टैब्लिश टू सुपरवाइज, यानी कि द ट्रस्टीशिप काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया था क्या करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए। क्या सुपरवाइज करना था, एडमिनिस्ट्रेशन। अब किसके एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करना था, एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करना था ट्रस्ट टेरिटरीज का। अब ये ट्रस्ट टेरिटरीज कौन सी थी, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रस्ट टेरिटरीज? ट्रस्ट टेरिटरीज का मतलब है फॉर्मर कॉलोनीज और डिपेंडेंट एरिया, ऐसे एरिया जो किसी कंट्री के ऊपर डिपेंड है, या फिर पुराने जो कॉलोनीज थे उनको ही ट्रस्ट टेरिटरीज कहा जाता था। उनके एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करना एंड हेल्प देम अचीव सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि टू फंक्शंस of the trusteeship council, two function of the trusteeship council, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल के टू फंक्शंस क्या होंगे, पहला होगा टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट टेरिटरीज। क्या लिखिएगा, टू सुपरवाइज द फंक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच टेरिटरीज, ट्रस्ट टेरिटरीज। सेकेंड फंक्शन क्या होगा, to help them whom, to help the trust territories to achieve self government or independence. These are the two functions. अब बात करते हैं about the current status of the trusteeship council. तो current status क्या है, suspended operation on 1st November 1994, very important, 1st November 1994 में इसके ऑपरेशन को क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया। ये आप लिख के रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो आफ्टर कब, आफ्टर द लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी। यहां से और एक क्वेश्चन बनेगा, नेम ऑफ द लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी, राइट, ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल दैट वाज पलाऊ गेन्ड इंडिपेंडेंस एंड इसका काम कंप्लीट एंड इट्स नो लॉन्गर में। अब इसलिए जब काम खत्म हो गया तो फिर अब उसका हमें क्या जरूरत है, इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो है उसे वाइंड अप कर दिया गया। ओके, तो आई होप कि पूरा का पूरा टॉपिक आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। यूएन के जितने भी ऑर्गन्स है, प्रिंसिपल ऑर्गन, सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। आने वाले टाइम पे हम इस पर क्विज भी करेंगे, तो अभी टॉपिक फटाफट आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि यहाँ से जो आपका मार्किंग स्कीम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब 6 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन उठाकर देगा। अगर डायरेक्ट दिया 6 मार्क्स तो याद रखिए इस चैप्टर से ही अपने आप 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, राइट। तो उसमें ये एक मेजर क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा आप इस टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, 2 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में डिवाइड कर देंगे एंड 1 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे देंगे। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन वहां पर भी हो सकते हैं या पैसेज में भी हो सकते हैं, क्लियर। तो इस बेसिस पर हर एक पॉइंट के नजरिए से अलग अलग तरीके से हमें अपने हर टॉपिक को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो कंप्लीट कर लिया, आपको पूरी टॉपिक समझ में आ गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।